ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा। आपने तो सारे गाने फिल्मों के लिए किए, शुरुआत से ही फिल्मों के लिए गाने किए हैं। मैं बाय द वे 6th में फेल हो गया इसी एक वजह से। इतना सिंगर एक से एक, टैलेंट एक से एक गलियों में पड़ा है। देखिए मेरे पास बॉम्बे आ सकता था मैं, बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ छत होनी चाहिए। मैंने कोई गाना फ्लॉप नहीं गाया। पहला मेरा गाना सूफी तेरे पर में, वो भी हिट था। आपको तरक्की किस गाने से मिली, मतलब आपका नाम किस गाने से बना? मैं फ्लॉप गाना गा ही नहीं सकता। अच्छा सुनिए ना, ये मेरे को एक बात कहनी है। पहले तो बप्पी लेरी को देखते ही मैं चकाचौंध हो गया। मेरा एक सवाल जो है वो ये था कि आपने उस वक्त बॉलीवुड को और संगीत को ऐसी चीज़ें दी जिसकी ज़रूरत थी उन्हें, लेकिन जब आपको ज़रूरत है बॉलीवुड ने और संगीत ने आपको क्यों नहीं दिया? आपके कुछ गाने फिल्मों में दिखाई नहीं दिए उस समय के बाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह। आज हमारे बीच में है सैम भाई। सीधी बात करवाते हैं। सैम भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सच्ची में ठीक हैं आप? ये तो अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा था। और बताएं, कश्मीर से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत मुश्किल सफ़र रहा, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब मैंने शुरुआत की 99 में पहला कॉन्सर्ट किया, बड़ा मुश्किल था वो वहाँ पे पहला कॉन्सर्ट करना। मेरा मकसद ही था कि कश्मीर में एक म्यूज़िक का माहौल लेके आऊँ, तो उसको लड़ते लड़ते तो आधी जान चली गई। हाँ। तो उसके बाद सोचा कि नहीं, अभी भी और काम बाकी सैम भाई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैं ये बहुत कम लोगों को बोलता हूँ। मैंने एक आपका ऐ खुदा गाना सुना था, जिसकी एक लाइन बस आप बता दें कि वो कौन सा गाना था। जो ऐ खुदा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लोग आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मत करना या फिर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना, बस आप सुन लीजिए सीधा। बताइए। ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया। मैंने ये गाना हज़ारों बार सुना है। क्यों आपने जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, क्या आपने ये नहीं सुना है? अरे मैं यकीन मानो सैम भाई, पता है मैं बड़ा एक्साइटमेंट में कुछ गलत भी बोलूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, आप भी मत मानना भाई। मैं अभी जो फील कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि जब मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, लेकिन जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ बहुत बड़ा गांव है। मैंने सुना आप उस गांव के प्रधान भी है। बिल्कुल सरपंच हूँ मैं, और बेझिझक कह सकता हूँ कि मैं जिस गांव में मैंने मुफलिसी देखी है, दुखों का पहाड़ देखा है जी, जिस गांव में लोग, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, जिस गांव में मैंने शादियों में जब लोगों के घरों में शादियां होती हैं, त्योहार होते, तो हम लोगों को इनवाइट नहीं करते थे। आज उस गांव का सर्वप्रथम नागरिक हूं मैं कह सकता हूं। आपको ये भी पता होगा कि आप तो बहुत कोशिश करते होंगे लोगों को साथ में लाने की, सही बातें बोलने की। कितना मुश्किल होता है ये सब काम? नहीं, मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आपके वजूद में दम हो, डंडे में दम हो, ताकत हो, तो सारे लोग लाइन से चलते हैं। आज मेरे गांव में, सेलपुरा मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा पड़ता है, और सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ आपको, मेरे गांव के अंदर दुश्मनों की दुश्मनी भी अगर आपस में होती है तो मेरे जाते ही वो दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक डंडे से सबको हाँकता हूँ। अगर मैंने कह दिया ये सही है, मतलब वो सही है, गलत नहीं। लकीर काट दी तो वो कोई फांद नहीं सकता। ये गारंटी है, ये बलराज सिंह की गारंटी। अब देखिए, मैं कश्मीर से हूँ, वहाँ डंडा तो नहीं, वहाँ वेपन ज़्यादा आम था उस टाइम पे 90s में। आपको पता है हालात कितने ख़राब थे। तो मेरे पास हमेशा एक चॉइस थी कि मैं कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, मैं बाय द वे 6th में फ़ेल हो गया इसी एक वजह से, क्योंकि मेरे एक दोस्त को पाँव में उनकी गोली लगी थी, और मैं ये सोचता रह गया कि उसको क्यों लगी, बिकॉज मैं इसको पर्सनली जानता था। तो मैं सोचता उसको किसकी गोली लगी, क्या इसको मिलिट्री की गोली लगी, इसको एक्सट्रीमिस्ट की गोली लगी, किसकी गोली लगी, वो कोई ये बता नहीं पा रहा था।
तो वो 2000 वो वक्त जो है वो उसने मुझे चेंज कर दिया। मुझे उस साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने मतलब पेपर्स मेरे सामने थे, आंसर शीट, एग्जामिनेशन पेपर्स सब सामने थे। मैं उस पर पेंटिंग्स ड्राइंग करता था। और जब फाइनल रिजल्ट आया, मेरी टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया। उसने बोला देखो 5th में तो उसकी 2nd पोजीशन थी, इसने नेशनल अवार्ड जीता था, और ये 6th में फेल क्यों हो गया। कि मैंने बोला कि आप हमें मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, आप हमें हिस्ट्री बता रहे हैं, आप हमें ज्योग्राफी समझा रहे हैं, मगर जो हमारी करंट सिविलाइजेशन है श्रीनगर की, कश्मीर की, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि हम तो एक, देखिए बच्चा बोलते हैं ना वो भगवान का स्वरूप होता है, तो वो तो वैसे ही सोचेगा ना। तो हमारे स्कूल में भी वैसी सोच थी। हम सोचते ये सब क्यों हो रहा है, झगड़ा सब क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो बातों से, आप बोलते हैं ना बड़े जो होते हैं वो बातों से एक दूसरे के वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, मगर वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा मैं कुछ स्टैंड लूँ इसके लिए। तो इसलिए मैंने फिर कॉन्सर्ट एक किया 1999 में, पहला कॉन्सर्ट था कश्मीर का। और जो ही मैंने कॉन्सर्ट किया उसके बिल्कुल बाहर एक ब्लास्ट हो गया, और मेरे पेरेंट्स ने बोला बस अब इसको यहाँ से बाहर निकालना है। तो आपको पता ही होगा कि मुझे एक बात जाननी थी जी। आपसे। कश्मीरी हैं आप, और कश्मीर में आप रहे हैं, पले बड़े हैं। जी बिल्कुल। उसकी सीरत से, उसकी फितरत से, उसकी खूबसूरती उसके पहाड़ों से, उसके सूफियों से, उसके ऋषियों से, हर चीज़ से वाकिफ है। सबसे वाकिफ हूँ। जब आप वहाँ से बाहर निकले जी, तो कभी कश्मीरी बताकर उसकी वजह से आपको कभी तकलीफ हुई है? मतलब आपको ऐसा लगा है कि उसे बताने की वजह से मेरी चीज़ें मुझसे छिन गई, या मेरा हक मुझसे छिन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे आप मुंबई में आए, जैसे वो न्यूज़ में आपको बताते हैं वो सब बताते हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ? मैं जहाँ पे भी गया, मैंने जब भी बोला मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे बड़े प्यार से मोहब्बत से गले लगाया। उसके बाद क्या वो अलग बात है। तो ये कश्मीर में हवाएं चलती हैं कि हम कश्मीरी हैं, ये बताते हैं, तो हमें लोग दुर्व्यवहार करते हैं हमारे साथ, हमारे व्यवहार करते हैं, हमें अच्छा नहीं फील कराते, हमें दूसरी नज़र से देखते हैं। ऐसा कभी आपको महसूस हुआ इधर? ऐसा कभी नहीं हुआ, बट देखिए एक बायस इंडस्ट्री में है। मैं वापस आया, मैं मिडल ईस्ट में था, मेरे पेरेंट्स, मैंने आपको बोला मुझे कॉन्सर्ट किया, तो मेरे पेरेंट्स को ऑलरेडी लगा कि यार इस बच्चे में कुछ परेशानी तो है। तो ऑलरेडी उन्होंने मेरा नाम साइम से अदनान कर चुका है। इतनी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने बोला ये कश्मीर में म्यूज़िक कर रहा है, बिकॉज म्यूज़िक का उसको कोई माहौल नहीं था उस वक्त, बिल्कुल सब कॉन्सर्ट सब बंद थे उस वक्त। म्यूज़िक करना हो गया कि आप सोचिए आप आग में पानी डाल रहे हैं, वाह। आप उसको बुझाने की कोशिश करो, और आग आपको पता है वापस बाउंस बैक करेगा, आग बुझेगी नहीं, आग बाउंस बैक करेगी। तो वैसे ही कुछ माहौल था, मैं उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कश्मीर से, वो पूरे फैमिली हमारी शिफ्ट हो गई मिडल ईस्ट मेरी वजह से। उन्होंने सोचा कि नहीं ये बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो है, हम इसको कश्मीर में नहीं रहने दे सकते। तो मगर मिडल ईस्ट में मैंने दूसरा बैंड बना लिया ऊद के नाम पे। एक पायलट थे, जनाब थे, उनके साथ, और एक मिस्त्री थे। तो हम 3 लोगों ने एक छोटा मोटा बैंड बना दिया, और हम दोबारा शुरू हो गए म्यूज़िक प्ले करना। मैं पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ अभी, क्या हो रहा है आपके साथ बैठ के? जी, मेरे पास सवाल कम से कम बहुत सारे जहन में चल रहे हैं। जी, जैसे जैसे आप बातें करते जा रहे हैं, मैं मेरे सवाल बोलते जा रहा हूँ। जी, और न जाने क्यों इतने सारे सवाल हैं मेरे जहन के अंदर कि मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा आपसे जानने के लिए। और पहला एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानना है, बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर। जी। जब आप मुंबई में आते हैं, मुंबई में चीज़ें करते हैं, जी, और चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, जी, आपने बैंड बनाया, आपने पहला कॉन्सर्ट किया, बम ब्लास्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई। जी। ये कहानी इतनी छोटी सी तो नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि सैम है कौन। पहले वो बस अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बता दे कि सैम ये है, देखिए, तो फिर मैं आगे बात करूँगा। देखिए कुछ लोगों को होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ लोगों को होता है पायलट बने, मगर मेरा हमेशा था कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, क्या मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिससे सोसाइटी का भला होगा। ये मुझे मैंने ऊपर वाले से पूछा एक बार, दिल मन ही मन में मैंने भगवान से पूछा। मैंने बोला भगवान मुझे बता कामों में बेहतरीन काम कौन सा है। उसने बोला जो लोगों की सेवा में होगा, जो लोगों की सेवा में होगा वो कामों में से बेहतरीन काम है। तो मुझे लगा मुझे सबसे बेहतरीन काम करना चाहिए, तो इसीलिए म्यूज़िक रब ने मुझे कला दी। जी, सफलता कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है। जी,
जिस समय का आपने गाना सुनाया खुदा, जी, ये गाना उस समय का जब हमारा बचपन चलता था, मतलब नॉर्मली हम लोग बहुत बड़े नहीं थे, मैं भी उसको बहुत छोटा मैच्योर था। नहीं थे, मैं बहुत छोटा था उस समय जब आपने ये गाना गाया जी जी और ये गाना लिखा। जी। मैं ये चाहता हूँ जब आपने ये गाना किया और हमने ये गाना सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए, हमारे जो जीवन के जो समझदारी के पल थे इस गाने के साथ चले हैं, यकीनन यकीन के साथ बोलता हूँ और गर्व के साथ भी बोलता हूँ। आपको सफलता जब इतनी जल्दी, लोगों को सालों साल लग जाते हैं फिल्म में गाना गाने आपको के लिए। किसने बोला मुझे सफलता बड़ी जल्दी मिल गई? आप सुनिए ना, मुझे ऐसा लगता है चूंकि हम जल्दी बड़े हुए ना, हम उस गाने को देखते हुए हम हमारे हिसाब से उसको देख रहे हैं कि आपको सफलता जल्दी मिली। जी। और कहीं ना कहीं सैम भाई आप भी एग्री करोगे, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे सिंगर लाइन में लगे हुए हैं कि उनका एक गाना बस प्लेबैक में फिल्मों में चला जाए, जी बिल्कुल। उनका एक गाना बस फिल्मों में चला जाए, इसलिए उन्होंने सालों साल मेहनत कर रखी है, नहीं जाता फिल्मों में गाना। जी बिल्कुल। आपने तो सारे गाने फिल्मों के लिए किए, शुरुआत से ही फिल्मों के लिए गाने किए जी, जी, हैं, तो ये बिल्कुल। सफलता जल्दी ही बोलते हैं इसको, वरना सिंगर एक से एक, टैलेंट एक से एक गलियों में पड़ा है। ऐसा नहीं था। मैंने आपको बोला मैं सऊदी में था, उसके बाद मुझे बार बार मैसेजेस आते थे। उन दिनों याहू मैसेंजर था ज़्यादा, याहू चलता था, याहू आपको याद है? याहू डॉट, और मैसेंजर हमेशा खुला होता था लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। तो मुझे कश्मीर से बहुत सारे मैसेज आते थे, यार तो सऊदी में क्या कर रहा है, वहाँ पे ये सब क्या कर रहा है, तू म्यूज़िक में इतना अच्छा है, तुझे कश्मीर में बिकॉज़ वो जो मैंने कॉन्सर्ट किया था, वो मैंने आपको बोला ना, वो आग में वो जो पानी डाला था मैंने, तो वो लोगों को वो पानी चख लिया था उन्होंने। लाइक ए रॉक स्टार। हाँ, वो एब्सोल्युटली लाइक अ रॉक स्टार। मेरा वो पहला कॉन्सर्ट था। मैं आपको यकीन मानिए और यकीन मानिए, वो कॉन्सर्ट करना कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि एक छोटा सा कॉन्सर्ट था, बट इमेजिन, लेकिन कश्मीर जैसी जगह पे जब इतना ज़्यादा सिविलाइज प्रॉब्लम चल रही हो, जहाँ पे कश्मीर जैसी बम जगह ब्लास्ट हो पे रहे हो। जहाँ पे उमर अब्दुल्ला या बाकी पॉलिटिशियन या मुफ्ती साहब चाहते थे उनकी बात हो, या वो जो सेपरेटिस्ट थे चाहते थे सिर्फ उनकी बात हो, उनका बोलबाला हो, उसके बीच में आप कोई ऐसी बात बोलते हैं कि नहीं हमें एक साथ रहना चाहिए, जहाँ पे जोड़ने की बात है, जहाँ जोड़ने की बात करें सब लोगों में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया था। क्योंकि उनका फोकस जो है, कश्मीरियों का फोकस, उनका फोकस चाहिए था उनको कि एक डायरेक्शन में चला जाए, और अनफॉर्चुनेटली मैं उनका डायरेक्शन एक अलग एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेके जा रहा था कि ये सब तो खत्म किया ये जाए, सब खत्म किया लेकिन जाए। वो राजनीतिक लोगों के लिए गलत चीज़ें हो रही थी। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊँ, आप और मैं हैं इस वक्त, हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। करेक्ट। दो जो एडल्ट होते हैं वो बात कर सकते हैं, बातों से वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको वेपन उठाने की क्या ज़रूरत है। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन यही चीज़ें कुछ लोगों को, जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर अटैक होने लगते हैं, वो चीज़ें होती हैं। फिर उसकी यकीन वजह से मानिए, एक बार बचपन में आपकी बात कर रहा हूँ, मुश्ताक लटरम बहुत बड़े थे, ये थे मिलिटेंट थे, वो एक बार हमारे घर आए, 40 लोगों के साथ आए। मैं छोटा था, मेरे घर आए तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनको बोला मैं हार्ट पेशेंट हूँ। क्या बोला मेरे ग्रैंडफादर ने? मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो मुश्ताक लटरम ने बोला कि मैं, डोंट वरी, हम आपके हार्ट पे बंदूक रखेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब उस वक्त का माहौल क्या था, उस वक्त का डर क्या था। देखिए लोग, मैं अगर किसी जगह पे रहता हूँ, मेरे वालिद रहते हैं, मेरे ग्रैंडफादर रहते हैं, हमने एक अरसा गुजारा है, हमारा एक हक है उस जगह पे रहने का, हमारा एक अधिकार है उस जगह पे रहने का। कोई तीसरा इंसान जस्ट बिकॉज उसका अलग मोटिव है, वो हमें ये नहीं बोल सकते नहीं आपका हक हमारे हक से कम है, हमारा हक बड़ा है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि हमें बचपन से क्या सिखाया गया है, बड़े की इज़्ज़त करो, दुनिया में अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। बट एज मैं बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा आज भी देखिए, आज दुनिया में आप देखिए तरह तरह के लोग हैं, आप समझ रहे मेरी बात? उसको प्रोग्रेस करना, उसको समझना एक बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। मैं आज भी बोलता हूँ, आज भी यकीन मानिए, मैं आज भी लोगों से बोलता हूँ कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल तो भेजा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स वो सब समझाया, काश मुझे उनने ये समझाया था कि इस दुनिया में चलना कैसे, किन लोगों से कैसी बात करनी है, क्योंकि ये दुनिया मैनिपुलेशन से भरी हुई है। बचपन की कहानी लिखने वाले, काश मेरा चलना भी लिख देता। बिल्कुल सही है। तो फिर मैं सऊदी में जब मैं छोटा था, तो मैं ये सब चीज़ों से थोड़ा सा मैंने सोचा था कि मेरा जो मिशन है कश्मीर में म्यूज़िक लाने का, वो अधूरा रह गया। तो मैंने अचानक से, यकीन मानिए, ऐसे ही बैठा हूँ मैं,
एक फ़्लाइट की टिकट बुक की, वहाँ से उठा और सीधा चला गया कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में मैंने गाड़ी रखी थी एक। उन दिनों hyundai की वो गाड़ी थी, मुझे याद नहीं कौन सी सिविक। नो। तो मैं गया, मुझे याद है अभी भी, फ़्लाइट में मैंने एक चीज़ लिखा था, ये चीज़ मैंने एग्जैक्टली फ़्लाइट में लिखा, ज़िंदगी एक कश्मकश से भरी हुई किताब है, हर तरफ है खुशी, हर तरफ ख्वाब है, ख्वाहिशें बहुत सी हैं और मंजिलें बहुत सी हैं, किसको क्या मिले यहाँ, किसको क्या तलाश है, ये ज़िंदगी एक कश्मकश से भरी हुई किताब है। तो वो फ़्लाइट लेके मैं सीधा कश्मीर पहुँचा और दिल्ली में स्टॉप था, फिर श्रीनगर पहुँचा। आई थिंक रात के अराउंड 6 बजे मैं पहुँचा, सेम डे की बात कर रहा हूँ। और ये नहीं कि कश्मीर में रुका, इतना थका हुआ था फ़्लाइट से, इतना ये नहीं कि कश्मीर में रुका। कश्मीर सीधा घर से चाबी निकाली गाड़ी की, गाड़ी में चाबी डाली, सीधा उसमें पेट्रोल डाला और सीधा बम्बई की ओर निकल गया। मैं इतना ये था कि एडमेंट था कि नहीं, मुझे अब बम्बई जाके इसको आगे बढ़ाना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कहते हैं कि फासलों का फैसला आसान नहीं था, कौन कहता है कि दिल परेशान नहीं था, ये तो ज़िंदगी गुजार लेते हम भी घर वालों के साथ, मगर मेरे दिल के अंदर कोई अरमान नहीं था। बिल्कुल सही बात कही। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में ऐसी क्षमता है कि वो यहाँ से चांद तक का सफ़र कर सकते हैं। वाह। मगर अगर आप उसको तलाशें, अपने अंदर उसको तलाशें, क्योंकि देखिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ लोगों में ही वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सब में, पूरे देश के हर एक व्यक्ति में वो। वहाँ पे कमियाँ किसकी रही, अपनों की, गैरों की, या किसकी? कहाँ पे? जब कश्मीर में हम किसी भी जगह से जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा एक परिवार होता है जी। परिवार होता है मतलब गांव होता है, गांव होता है मतलब शहर होता है। बिल्कुल। शुरुआत हम करते हैं घर से, परिवार से, गांव से और शहर तक पहुँचते हैं। तो गद्दारी अगर अपनों में ना हो तो ये हो नहीं सकता, कोई किसी को निकाल नहीं सकता बिना गद्दारी के। बिल्कुल है मैंने तो गद्दारी नहीं की। जब किसी दुश्मन का आना जाना मेरे शहर में हो तो समझो अपनों में कोई गद्दार है। मैंने गद्दारी नहीं की। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं महजूर, कश्मीर के बहुत रिनाउंड पोएट हैं, लेजेंड महजूर, उनके लिए गाते थे मेरे वालिद साहब। भगवान है दुनिया के रखवाले, ये उनकी ज़बान पे रहता था। मेरी अम्मी, मेरी जो मदर थी, कश्मीरी में गाती थी वो, अगर थोड़ा सा फनी होता है। बिल्कुल। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मेरी सिस्टर, वो आज डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत, आप यकीन मानिए। हमारी फैमिली में म्यूज़िक ऑलरेडी था, बट किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकले। सोसाइटी में आप जैसे आप आज भी देखते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शर्माते हैं, आप समझे, वो बड़े शर्माते हैं, हालांकि उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है कि हम जैसे बच्चे उनके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। मतलब कितनी खूबसूरत आवाज़ में किशोर दा, रफ़ी साहब के गाने गाते हैं। तो वही हमारे मुझे ना सैम भाई बस जानने की इच्छुकता हो रही है कि मैं जान लूँ आपसे, जब इतनी बातें हो रही हैं, आपने इतनी सारी चीज़ों का सामना किया और आप आगे निकले, लेकिन आप जिस चीज़ को, जिस सपने को लेके आगे निकलते हो और अंत में आपको ये पता चलता है कि हमें लोग जो टैलेंटेड नहीं है हमें दबा लेते हैं, हमें बुरा फील कराते हैं, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे, मुंबई में आके आपको अच्छे लोग नहीं मिले होंगे एकदम से ही, देखिए डायरेक्टली अच्छे नहीं, समझिए ना। तो क्या आपको कभी ये एहसास हुआ कि यार नहीं यार मैं वही ठीक था, क्यों? देखिए मैंने आपको बताया मेरा मिशन कुछ और था। मेरा मिशन था कि कश्मीर को लेके मेरा कश्मीरी में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, कश्मीर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने से पहले वो कश्मीर की बात सोचता है, क्योंकि आप जब एक बचपना इस टर्मोइल में गुजारते हैं ना, इतनी सारा कुछ जो हो रहा होता है वहाँ पे, उसमें गुजारते हैं, आप सोचते हैं काश ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, रोज़ हड़तालें क्यों। जब हमने स्टार्ट किया, हम हफ्ते में एक दिन स्कूल जाते थे। सब जगह इंटरनेट चल रहा है, आपके यहाँ नहीं चल रहा? हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है। हाँ, अब फिर आप सवाल करते हैं, पहले आप गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं, क्योंकि वही आपके नज़दीक होती है गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक इंसान जो होता है एक स्टेट में जो रहता है वो एक लिंक्ड होता है गवर्नमेंट के साथ। हर एक आप देखिए आधार कार्ड, तो गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, उसके बाद वो अपने लोगों से सवाल पूछता है, उसके बाद वो अपनी फैमिली से सवाल पूछता है। क्या होता है, कुछ लोग जो सोसाइटी के ब्लैक शीप जिनको बोलते हैं, वो पूरी सोसाइटी को ख़राब कर देते हैं। बोलते हैं ना, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने बहुत सही बात बोला कि जब सोसाइटी में एक डिसिप्लिन हो तब सोसाइटी में शांति आती है।
जब कारपेंटर अपना कारपेंटरी करे, जब डॉक्टर अपना डॉक्टरी करे, जब एक संगीतकार अपना संगीत गाए, आप सब जब सब सिस्टमेटिकली होता है तब पीस आता है। ये मेरा भी मानना था। बट जब मैं बम्बई आया, क्योंकि आपको पता है बचपन में आपको बोलते हैं कि सब आप अच्छा काम करोगे, आपके साथ अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक अलग अलग प्लैनेट पे आ गया था। मुझे याद है मुंबई माने के बाद जी 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 बिल्कुल मुझे याद है मैंने जुहू बीच पे अपनी गाड़ी रोकी थी। मैंने आपको बोला गाड़ी लेके आया था, गाड़ी रोकी थी और पहले ही पुलिस वाले ने ठक 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 ठक, मैंने बोला क्या हुआ? जुहू बीच है, आप गाड़ी आराम से। अच्छा, गाड़ी का नंबर आपका कश्मीर का था या फिर कहीं अदर दिल्ली का? दिल्ली का नंबर था। आपने दिल्ली से गाड़ी इससे पहले कि आप जिसको जज करें वो दिल्ली का नंबर था मुझे पता आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए पहले इससे पहले आप जज करें ये दिल्ली का नंबर था। तो क्योंकि हम ज़्यादातर मैं दिल्ली से ही गाड़ियाँ लेता था और गाड़ी मेरी अपनी थी, उससे पहले वो गाड़ी मेरी अपनी थी। तो मैं जुहू बीच पे था, पुलिस वाला डंडा मारा, क्या हुआ आप यहाँ पे क्यों रुके? मैंने बोला भाई जुहू बीच को देख रहे, क्योंकि मैं इसको ये नहीं बोल सकता था मेरे पास घर नहीं है। देखिए मेरे पास बॉम्बे आ सकता था मैं, बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ छत होनी चाहिए, और मुझे होटल्स में रहना बड़ा बकवास लगता था। मैं आपको यकीन माने, मैंने बचपन से बहुत ये आप समझे, मैं एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसको घर का खाना पसंद है, माँ बाप आपके इर्द गिर्द हों वो पसंद है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सब त्याग देना पड़ा अपने इस मिशन के लिए, बट तब भी आपके अंदर वो चीज़ तो होती है, इनबिल्ट होती है। तो मुझे जुहू बीच पे मैं वहाँ रोज़ जाता था, जुहू बीच पे शाम को रुकता था, सुबह उठता था और जाता था कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के यहाँ, कभी किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाता था, और फिर वापस आके रात को जुहू बीच के सामने गाड़ी खड़ा करता और ऐसे बीच को देखता था। और वो क्या आपको बोलते हैं, जुहू बीच के सामने आपको फालूदा मिलता है, तो फालूदा लेता था और फिर सो जाता था थोड़ी देर के लिए, एसी ऑन करके, और फिर कभी एसी बंद करके, जब पेट्रोल कम हो जाता था एसी बंद करके। तो बट एक साल में वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने घर भी ले लिया। आपको पता बॉम्बे में घर लेना कितना डिफ़िकल्ट है, बॉम्बे में घर ले लिया। तो आहिस्ता 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 करके मैं सेटल हो गया था बॉम्बे में, कुछ हद तक मैं सेटल हो गया था। आपको तो पता होगा पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पड़ते हैं जुहू की तरफ? हाँ बिल्कुल अमिताभ बच्चन आपने बहुत अच्छी बात बोली जी जी जी। अच्छा बाय द वे जुहू पे रुकने का मतलब यही था कि हम अमिताभ के घर पास पड़ता है। जी जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही। पृथ्वी थिएटर भी जाते थे आप फिर? अरे वहाँ खिचड़ी दाल खिचड़ी वगैरह खाते? अरे बाप रे, वंडरफुल, छाछ के साथ, अरे वंडरफुल। और वहाँ की चाय, सुलेमानी चाय, एब्सोल्युटली। फिर थिएटर भी देख लेते होंगे आप भाई? जी जी बिल्कुल, अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं अभी आते हैं, ये तो आपके जीवन का एक ऐसी शैली है जहाँ पे मैं जानने की कोशिश करूँगा तो पूरी रात पूरा दिन हो सकता है, 2 4 10 5 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने भी बीत सकते हैं ये जानने के लिए कि आपने यहाँ क्या क्या सहा। अब आ जाते हैं सीधा आपकी लाइन पे, सिंगिंग पे। जी, आपने सिंगिंग में इतने अच्छे अच्छे गाने दिए। अब मैं पहले जानना चाहूँगा आपने कौन कौन से गाने आपने जो अच्छे रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपने गाए? ए खुदा मैंने सुना है। मैंने कोई गाना फ्लॉप नहीं गाया। पहला मेरा गाना सूफी तेरे पैर में, वो भी हिट था। यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ सायम लिखा है, क्योंकि मेरा पहले दिन से था कि मेरे नामों में थोड़ा सा लोगों को मेरा नाम शायद। आपको तरक्की किस गाने से मिली, मतलब आपका नाम किस गाने से बना? यकीन माने, यकीन माने और यकीन माने, मेरे सारे गाने हिट थे। कुछ प्रॉब्लम यह है कि लोगों को मेरा शायद नाम प्रोनाउंस नहीं करना आता है, और मैं आपकी ऑडियंस से कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मेरा नाम सायम भट्ट है। सायम, शाम नहीं, साईं राम नहीं, सलीम नहीं, सायम भट्ट है। हालांकि बहुत सारे गानों में आपको अभी भी मिलेगा मेरा नाम सलमान होगा, मेरा नाम साईं राम होगा। साईं राम तो बहुत अच्छा नाम है, बट मेरा नाम सायम है। तो मुझे आई थिंक सूफ़ी तेरे प्यार में, फिर मोहब्बत, ए खुदा, सलाम में ज़िंदगी, खुदा जाने, सब गाने मेरे ऐसा कोई और फिल्मों के लिए गाए आपने? जी, ऐसा कोई गाना फ्लॉप नहीं गाया मैं ये कहता मैं फ्लॉप गाना गा ही नहीं सकता। अच्छा सुनिए ना, ये मेरे को एक बात कहनी है, वो चलो वो ज़माना कुछ और था, जो स्ट्रगल का ज़माना था, जो सच्ची में स्ट्रगल वही था। अभी तो लोग सोशल मीडिया, स्ट्रगल ये नहीं था गाना गाना, आप गलत सोच रहे। स्ट्रगल वो था कि आपको कश्मीर को रिप्रेजेंट करना और कश्मीर को अच्छी जगह पे और अच्छी सुविधाएं देनी है। वो नहीं, वो था इंस्पायर करना है बच्चों को, इंस्पायर करना। अगर मैं क्या आप भी निकलो मेरी तरह। अगर मैं सूफी तेरे प्यार में से पहले मैंने एक गाना गाया था, दिल ही तो है,
दिल ही तो है, दिल ही तो है ना संगो खेश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। उन दिनों ब्लूटूथ का ज़माना था, हाँ, ठीक। तो जो ही मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया और अभी ये शायद मिक्स ही हुआ था, मास्टर की लेवल पे थोड़ा सा था, तो मैंने बोला अरे बाप रे बाप, आई एम साउंडिंग सो गुड, बिकॉज पहली बार आप अपनी आवाज़ को सुनते हैं एक अच्छे उसमें। तो मैंने एक फ्रेंड को ब्लूटूथ के ज़रिए भेज दिया और उसने वो पूरे सर्कल में फैला दिया। रीज़न क्या था इसका कि देखो मैं कश्मीरी हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। अब सोचिए, मुझे इंस्पायर करना है अपने लोगों को, लाइक मैं कैसे करूँ उनको। मैं सड़क पे जा के तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सड़क पे जाऊँगा उनको ऐसे गाऊँगा तो बोलेंगे अरे म्यूज़िक अभी साइड में रखो, अभी हमें अपनी बात करनी है। तो मैंने वो गाना किया, उसके बाद मैंने ये गाना किया सूफी तेरे प्यार में। जब वो गाना निकला, आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये पता था वो आतिफ असलम ने गाया। कोई यकीन करने को राज़ी नहीं कि कोई कश्मीरी गा सकता है ये गाना। तो उसके बाद जब सूफ़ी तेरे प्यार में मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने इमिडिएटली एक गाना किया। देखिए, एक तरफ से आप बॉलीवुड गाना गा रहे हैं, ठीक, आप अचानक से नीचे एक सिंपल सा गिटार तो नहीं, आप इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें, करेक्ट। मैंने अपनी इमेज को साइड पे रखा, क्योंकि मेरा मिशन क्या था, आपको मैंने बोला मेरा मिशन ये था कि मैं देखना चाहता कश्मीर में लोग, बहुत सारे लोग यंगस्टर्स, बदलाव आए, बदलाव आए, निकल के आए, लोग आगे बढ़े, जो सपने लेके पैदा हो रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं वो पूरा करें। जी जी, क्योंकि कुछ दबाव की वजह से वो सपने जो देखते हैं वो पूरा नहीं कर पाते थे, रह जाते थे। जी, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में म्यूजिशियन नहीं थे उससे पहले बहुत सारे म्यूजिशियन, बस निकल नहीं पाते थे, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते, बस वो बाउंड्री नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। तो एक तरफ से मैंने सूफी तेरे प्यार में किया, एक तरफ से मैंने एक गाना किया अफसोस दुनिया। अगर आप इजाज़त दें। जी जी प्लीज़। अफसोस दुनिया कैसे ना लोग संसार सती, पतो लाकन वुश्त कम कम मज़ारवती, अफसोस दुनिया। ये गुलाम हसन सूफी साहब ने ओरिजिनली गाया था, जो मेरे उस्ताद थे। वाह। यकीन माने, हाउस बोट, डल लेक के एक हाउस बोट में एक छोटे से कमरे में गुलाम हसन सूफी साहब बैठे थे। गुलाम हसन सूफी साहब बैठे थे और मुझे बोलते हैं कि जितने भी पैसे मेरे पास आते हैं वो मैं नहीं लेता हूँ, मेरी फैमिली लेती, और उनको चंद पैसे मिलते थे, कुछ ही पैसे मिलते थे। सैम भाई, दोस्ती के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त ऐसा हो जो आपको कभी जज ना करे। दोस्त ऐसा हो जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। दोस्त ऐसा हो जो आपका साथ दे, आपको समझे। दोस्त ऐसा हो जिसका साथ ज़िंदगी भर का हो। दोस्त ऐसा हो जो दिमाग से नहीं दिल से सोचता हो। मुझे ऐसा लगता है कि तू अच्छा है तो अच्छा है, तो बुरा है तो भी अच्छा है। दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब नहीं देखे जाते। ऐब नहीं देखे जाते, सही बात बोली। जब मेरा दोस्त अच्छा है ना तो पूरी दुनिया मेरे साथ है, मेरा दोस्त बुरा है तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत, दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब अच्छाई हो तो पूरी दुनिया साथ देती है, जब बुराई हो तो केवल दोस्त साथ देता है। दोस्ती वो है मेरे हिसाब से। सूफी तेरे प्यार में हाँ, जब मैंने किया था, उससे पहले एक शख्स हैं जिनका नाम मुश्ताक नडियाडवाला। हाँ, आपने नडियाडवाला सुना होगा, फिरोज़ नडियाडवाला के छोटे भाई। तो पहली बार जब मुझे ब्रेक मिला तो मैं सीधा, अब मैं आपको बोला मैं बॉम्बे में था, तो बहुत बड़ा पक चुका था इस डायरेक्टर के पास जाने से उस डायरेक्टर के पास, क्योंकि वो आपको गाने के लिए बोलते थे तो मैं गा देता था, और फिर बोलते थे बड़े अच्छे हो, बट बुलाते नहीं थे फ़ोन करके। मैं इस सब चीज़ से थोड़ा सा ऊब सा गया था। तो एक दिन मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने बोला यहाँ का सबसे अच्छा स्टूडियो कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा, जहाँ लता जी ने गाया है और किशोर दा ने गाया है, रफ़ी साहब ने गाया है, यहाँ सबसे रेप्यूटेड स्टूडियो कौन? बोला एम्पायर स्टूडियो। तो मैं सीधा गया एम्पायर स्टूडियो। वहाँ ऊपर मुश्ताक नडियाडवाला थे, अब्दुल गफ़ार नडियाडवाला के बेटे, फिरोज़ नडियाडवाला के छोटे भाई।
तो वहाँ पे एक बाहर मैडम बैठती हैं, बहुत 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 मतलब मुझे उनसे दिल का, सच में उनका दिल का कनेक्ट है, क्योंकि पहली बार जब मैं गया मैं उन्हीं से मिला। अभी एक हफ़्ता पहले मैं उनसे मिला और उनको सिर्फ आदर उनको प्रणाम करने के लिए वहाँ पे गया, और मैंने उनका साक्षात मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने बोला आप मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। हालांकि वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है। तो मैं अंदर गया तो मुश्ताक नडियाडवाला मिले, तो उनको मैंने अपने गाने सुनाए। यकीन माने नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 साल का। उन्होंने बोला तुम्हारी पूरी एल्बम, 3 साल का नहीं सॉरी, तो एक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने बोला तुम्हारी पूरी एल्बम मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला मुश्ताक साहब कौन से गाने? उन्होंने बोला ये सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने मेरे लॉक हो चुके थे। उसके बाद तो 15 गाने लॉक हो चुके थे। उसके बाद तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगा मेरा तो काम हो गया। बट होते होते कुछ 1 महीना हो गया, तो अभी मुश्ताक मुझे बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी मैं अपना काम संभाल रहा हूँ यहाँ पे, तो जब वक्त आएगा तो आप स्टूडियो आइए, यहाँ पे बप्पी लहरी। तो मैं स्टूडियो पहुँचा, वहाँ पे बप्पी लहरी थे स्टूडियो में, दूसरे कमरे में बप्पी लहरी थे। तो उन्होंने बोला कोई गाना सुनाओ। और पहले तो बप्पी लहरी को देखते ही मैं चकाचौंध हो गया, क्योंकि बप्पी दा को देखते ही आपको याद है एक फादर की मेमोरीज होते ना, एक अलग किस्म का वो है। तो बप्पी दा को देखते ही मैंने उनको प्रणाम किया। उनकी शख्सियत को देखते ही मैं बड़ा खुश हुआ, मतलब सच ए गुड पर्सन हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई गाना सुनाओ। तो मैंने उनको ये गाना सुनाया। तेरी यादें मुझे तड़पाती हैं, तरसाती हैं, मेरे दिल को कभी धड़काती है, बहकाती है, तू कभी किसी और की होना नहीं, जादू तेरे इश्क ने ऐसा किया, सूफी तेरे प्यार में बन ही गया, सूफी तेरे प्यार में बन ही गया। जो ही मैंने गाना खत्म किया, बप्पी दा कहते हैं खूब भालो गान, खूब भालो गान। तो मुझे तो समझ नहीं आया, बंगाली मुझे उन दिनों ज़्यादा समझ नहीं आती। तो मैंने बोला इसने मेरी तारीफ़ की, जैसे एक्सप्रेशन लगा तो था तारीफ़ ही की, बट खूब भालो गान, गान कश्मीरी में कुछ एक अलग शब्द का नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने बोला शायद इसने ऐसा कहा मुझे। बट फिर कुछ लोगों ने कहा, बोला बप्पी दा इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद यू, वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। बप्पी दा ने मुझे बुलाया, बोला इधर आओ, बोला रॉकस्टार हो तुम कहाँ रहते कहाँ हो? मैंने बोला बप्पी दा वैसे तो मैं एक छोटे से अपार्टमेंट, बट मैं घर पे ही रहता हूँ, ये गाड़ी में ही रहता हूँ। बोला गाड़ी में रहता हूँ? वो बड़े चौंक गए इस चीज़ को सुन के कि मैं गाड़ी में ही रहता हूँ। बिकॉज ऑल्दो मुझे एक पीजी मिल गया था, बट तब भी मैं पीजी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, मैं गाड़ी में ही ज़्यादा अपना वक्त गुजारता था। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम गाड़ी में रहते हो? मैंने बोला हाँ। वो गाड़ी आज भी आपके पास? नहीं, वो उसका एक अलग किस्सा है, मैं आपको बता दूंगा। उसका एक बहुत लंबा किस्सा है, उस पर अलग स्टोरी हो सकती है। तो फिर बप्पी दा ने मुझे बोला आ जाओ हमारे घर पे रहो। तो फिर मैं बप्पी दा ने मुझे अपने घर पे रहने दिया। उनने मुझे अपनी वाइफ से मिलाया, अपनी डॉटर से मिलाया, फिर पूरा मुखर्जी फैमिली से सबसे मैं मिला। बप्पा से जो उनके बेटे हैं उनसे मिला, रीमा जो उनकी बेटी डॉटर हैं उनसे मिला। तो मेरा ऐसे उनके साथ कनेक्ट बढ़ गया। हम रोज़ स्टूडियो में ही होते थे, क्योंकि घर पे एक छोटा सा स्टूडियो था। बप्पी दा आते थे अपनी चेन्स वेन्स पहन के, रात को दिन को 24/7 वो चेन्स पहनते थे। और आपने तो उनको लाइमलाइट में देखा होगा, मैंने तो उनके घर पे उनको देखा है। उनका जो पर्सनली जैसे वो थे, बहुत 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 अच्छे इंसान थे, ठीक है, दिल के बहुत अच्छे इंसान। मेरा एक सवाल है आपसे इसी बीच में, चूँकि मैं भूल जाता हूँ। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो आपके कुछ गाने फिल्मों में दिखाई नहीं दिए उस समय के बाद? देखिए मैंने आपको बोला उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बप्पी दा के यहाँ गया तो मुझे लगा मुझे लेजेंड मिल गया। उससे पहले मुझे क्या लगा था, मुझे गॉडफादर मिल गया, गॉडफादर मुश्ताक नडियाडवाला, बिकॉज नडियाडवाला एक नाम है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे लगा चलो गॉडफादर मिल गया।
उसके बाद मुझे गॉडफादर ने तो कुछ किया नहीं तब तक, तो फिर मुझे लगा मुझे लेजेंड मिल गया, अब ये मेरा काम ज़रूर कर देगा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ ये ज़रूर कर देगा। सूफ़ी तेरे प्यार में रिलीज़ हुआ, समीर जी को क्रेडिट्स मिले लिरिक्स के, मुझे तो गाने के मतलब आवाज़ की क्रेडिट्स मिले, जो कि मैंने गाया वो गाना। और लिरिक्स किसके थे? वो लिरिक्स मैंने लिखे थे पहले, वो मेरे बचपन का गाना था, और उसके क्रेडिट्स समीर जी को मिले। आपको आपत्ति नहीं हुई? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, आपत्ति संगीत नहीं, की यकीन दुनिया, मानिए मुझे, संगीत की दुनिया में, बॉलीवुड नहीं, संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है अच्छा संगीतकार वही है जो किसी एक क्रेडिट ना मारे, जिसने जो किया उसको वो मिले। ये जो सूफ़ी तेरे प्यार में है, बचपन में शाहिद, मेरे एक दोस्त हैं शाहिद नाम के एक व्यक्ति हैं, शाहिद और मैंने गाना बनाया था साथ में। अभी आप सही बोल रहे हैं, मतलब आप उसको दे रहे हैं जिसका नाम और निशान नहीं है। जी बिल्कुल, शाहिद और मैंने गाना बचपन में बनाया था सूफ़ी तेरे प्यार में। तो जब समीर जी को क्रेडिट मिला तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, बट समीर जी का नाम इतना हैवी है और इतना काम कर चुके हैं। हो सकता है इसलिए उन्होंने दिया हो कि उनका नाम जुड़ेगा तो गाना हिट हो जाए। जी, हाँ? एब्सोल्युटली हो सकता है। आप, मुझे याद है अभी भी रिलीज़ हुआ, अभी शायद क्लिप इंटरनेट पे भी है, रिलीज़ का दिन था, और जो उसके जो रिलीजिंग पार्टनर थे उन्होंने कहा ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये ऐसे हाथ में नहीं आएगा। तो जैसे वो रॉकस्टार मूवी आपने देखिए ना, मैंने आपने वो सीन देखा वो रॉकस्टार में जो उसको बोलता है कि वो ये तेरे हाथ में नहीं आएगा, सेम टू सेम उन्होंने मुझे बोला था। तो मुझे समझ, तो यकीन मानिए उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था आपके। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसी जगह से निकल के आते हैं जहाँ से आप चाहते हैं कि बस निकल तो जाऊं। हाँ। तो जो ही सूफ़ी तेरे प्यार में एक तरफ से रिलीज़ हुआ, बहुत हिट हुआ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ यकीन मानिए फिर मोहब्बत तो है, खुदा है, खुदा जाने है, बट सब मुझे जब सूफ़ी तेरे प्यार में उनको समझ आता है कि ये सिंगर है उस गाने का, वो ज़्यादा उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज दैट वाज अ वंडरफुल सॉन्ग। तो बस उसके बाद जो ही एक तरफ से सूफ़ी तेरे प्यार में किया, जल्दी से भागते वापस आया कश्मीर, नेक्स्ट फ्लाइट आया कश्मीर, और किया अफसोस दुनिया। क्योंकि मेरा मिशन क्या था? मिशन आपका सिर्फ एक था कि जो कश्मीर की दुनिया है, जो कश्मीर के जो अपने आप को सोच में प्रतिबद्ध करके रखे हुए, प्रतिबंधित रखे हुए, वो बाहर निकले, एटलीस्ट वो रिप्रेजेंट करे कि हम भी कुछ हैं। एब्सोल्युटली उनको ये लगना चाहिए था कि अगर ये व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है, ऑर्डिनरी, 2 टांगे 2 हाथ जैसे हमारे हैं, अगर ये कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा यही उनको रिप्रेजेंट करने या उनको समझाने की कोशिश थी, क्योंकि वो उस जो एक लाइन जो उन्होंने बनाई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो उन्होंने बनाए थे, जिसको पार नहीं कर पा रहे थे, जो मुझे समझ नहीं आता क्यों पार नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को मैं तोड़ना चाहता था। मैं उनको बोलना आगे बढ़ो, बिकॉज मुझे याद है कश्मीर का म्यूज़िक इतना खूबसूरत है, यकीन मानिए। मेरी माँ मदर एक गाना गाती है बचपन से, अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज़। सिंस मैं संगीतकार हूँ तो पॉडकास्ट ना मुझे बहुत खूबसूरत। तुलनार छुम ललवनी मूरे कस्मारविन शूरे पान, तुलनार छुम ललवनी मूरे। ये ललदत का लिखा हुआ एक गाना है, बहुत खूबसूरत है। और मेरी माँ अक्सर ये किचन में जब वो कुकिंग करती थी वो ये गाने को गुनगुनाती थी। मेरा एक सवाल जो है वो ये था कि आपने उस वक्त बॉलीवुड को और संगीत को ऐसी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत थी उन्हें जी, लेकिन जब आपको ज़रूरत है बॉलीवुड ने और संगीत ने आपको क्यों नहीं दिया? अभी आप किसी फिल्मों में आपकी मैं बाय गॉड टचवुड मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, जितने भी संगीतकारों से मिला हूँ, मैंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो आप फिल्मों में क्यों नहीं हो? आप फिल्मों में अभी क्यों नहीं हो? हमारी जनरेशन में आप क्यों नहीं दिख रहे हो? जिस समय की आप ये बात कर रहे हो सकता है ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि मैं हम उम्र कह ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे कहीं ना कहीं बड़े हो, मैं समझता हूँ। नहीं, जब मैंने वो गाना गाया था मैं तब कॉलेज में था। कॉलेज में थे तो ठीक है, आप जब कॉलेज में थे, सोचो हम तो कॉलेज में ही नहीं थे, मैं आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने उस समय हिट दिए, आपने उस समय पे सारी चीज़ें की, लेकिन आज की डेट में आपके किसी भी फिल्मों में, मतलब मैं कहता हूँ बेकार से बेकार सिंगर भी इसकी आवाज़ में कोई दम नहीं होता, वो आजकल बॉलीवुड में गाने गा रहा है। अगर मिले खुदा
तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे दे के मिट्टी सा शीशे का दिल क्यों बनाया और उस पे दिया फितरत किए करता है मोहब्बत वाह रे वाह तेरी कुदरत। तो के जी से मैं उनसे मिला एंड सच में मैं बहुत खुश हुआ उस दिन। बहुत कमाल। वन ऑफ द मोस्ट, मुझे लगा शायद ये जिस प्रोफेशन में मैं हूँ इसकी ये पर्क्स हैं कि आप इतने अच्छे, सोनू जी से मिला हूँ मैं, सोनू निगम जी से मिला हूँ मैं। अरिजीत सिंह से मिले हैं कभी? ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह से बहुत बार मिल चुके हैं। मिथुन? मिथुन जी के साथ हमारा उठना बैठना था रोज़ सुबह शाम, हमारा उठना बैठता। तो जब मैंने ख़त्म किया अपना बपीदा के साथ, जब काम किया ख़त्म मैंने, क्योंकि ये सब हो रहा था सूफ़ी तेरे प्यार में और वो बहुत सारे कॉम्पोजिशंस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए। आप समझ रहे मुझे बात? आपने किसी जो संगीतकार हैं, जो सिंगर थे, उनके साथ कभी कोलैबोरेशन किया है, साथ में काम किया है कभी? किसी के साथ काम किया आपने? जी, मैंने मिथुन के साथ दिन रात काम किया। ओके। एंड अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह के साथ फिर मोहब्बत किया है उसमें। अरिजीत सिंह ने, मुझे याद है प्रीतम दा ने मुझे बुलाया था पहली बार स्टूडियो में, वही गाना था ये दूरियां समथिंग, ऐसा कुछ गाना था, प्लेयर्स का ही गाना था। उसमें अरिजीत मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं गा रहा था, और प्रीतम दा ने उनको बोला था कि इसका जो टेक्सचर है आवाज़ का, ऐसा ही टेक्सचर तुम अपनी आवाज़ में लाओ, इसको लाओ। तो ये मेरे लिए आज की डेट में मैं जब अरिजीत को देखता हूँ वहाँ पे जहाँ पे वो हैं, मुझे बड़ा सौभाग्य, मतलब आई फील वेरी प्राउड वेयर अरिजीत इज़ टुडे, इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड इतने लोग उनकी आवाज़ को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये एक संगीतकार की ही एक। कभी कॉल पे बात होती है अरिजीत सिंह से? अरिजीत से बात होती है कॉल पे। तो उसके बाद मुझे बीच में मोहित सूरी का फ़ोन आया। हाँ जी जी जी, और उन्होंने मुझे आशिकी 2 के लिए बुलाया। तो यकीन माने, और आपसे दूसरी बार कहूँगी, यकीन माने, मुझे नहीं पता आशिकी 2 कितनी बड़ी हिट फिल्म है या क्या है, क्योंकि मेरा गाने से मतलब है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं वो सब चीज़ से अगर उसमें रहूँगा तो मैं अपना काम शायद उतना सिंसियरली नहीं कर पाऊँगा। मेरा काम है गाने में जितना जान डालना, जितने इमोशंस, क्योंकि इट्स अ बिजनेस ऑफ फीलिंग्स। तो आपको अपनी फीलिंग्स बहुत ट्रू रखने हैं, आपको सच्चे रखने हैं अपनी फीलिंग्स, आपको अपनी श्रद्धा जो है बिल्कुल क्लीन रखनी है। तो मुझे मोहित सूरी ने बुलाया, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ आशिकी 2 करेंगे। उनको मैंने अपने गाने सुनाए, तो फिर मैं निकला, और फिर दोबारा बुलाया उन्होंने। महेश भट्ट साहब का ऑफिस है यहाँ पे बैंड्रा के नज़दीक, खार में शायद, हाँ वहाँ मुझे याद है। उनने बुलाया, मैं गया दोबारा। उन्होंने बोला अब आपको सिर्फ पेपर साइन करना है। मैंने बोला कब करना है? बोला 15-20 दिन के बाद। और इस दौरान मैं कश्मीर चला गया। मैंने आपको क्या बोला, मैं बार बार कश्मीर जाता था, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना था, कश्मीर को निकालना था, वहाँ के लोगों को बचाना था और लोगों की सोच को बदलना था। जी बिल्कुल, ताकि वो आपकी तरह बाहर आए और अच्छा करें। और उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइसेस हो गई और शायद छूट गई, या फिर कहीं छूट गई। जी, कहीं ना कहीं मुझे एक इंटरव्यू भी आया। मुझे वहाँ पे लोगों ने पूछा कि आप इंटरव्यू, मुझे याद है मैंने उनको बोला कि मैं आशिकी 2 कर रहा हूँ, बट तुरंत उसके बाद जब मैं वापस आया तो अरिजीत मेरा ही गाना, मेरा अभी मुझे नहीं पता था, बट मेरा गाना उस फिल्म में चला गया था, बट मेरी आवाज़ में नहीं चला गया। किसकी आवाज़ में था? वो अरिजीत सिंह की आवाज़ में चला गया था। अरिजीत सिंह को पता था कि वो आपका गाना है? अरिजीत को नहीं पता था। सैम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ये वार्तालाप है, अगर हम रात भर 2-3-4 दिन भी करते रहे तो भी ख़त्म नहीं होगी। पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इतनी जो हमारी वार्तालाप है लोग इन्हें पसंद करें और आगे तक इन चीज़ों को पहुँचाए, ताकि जो इनके दोस्त हैं जिन्होंने इनका साथ दिया, जाने अनजाने में गलत किया, वो इन चीज़ों को ठीक करें और आपस में मिल के रहें और जिसका जो हक है उसको दिया जाए। बस ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप लोगों से निवेदन भी करते हैं, ठीक है? अगर नहीं भी आप करोगे तो वो आपका अपना मत है, आपकी किस्मत आपके साथ चलेगी और इनके बाकी अगर पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और बहुत जल्दी हमारा जो पॉडकास्ट सैम भाई के साथ होगा, दूसरा वाला, वो भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इस बार हम कुछ अच्छा लेके आएंगे। इसमें तो आपको जो अच्छाइयाँ मिली हैं वो मिली हैं, लेकिन जो जंजीरें टूटी हैं, जंजीरों टूटने के बाद में जो हमने प्रोग्रेस की है वो आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू सो मच।